लास्ट में हमने पढ़ा था वुंड हीलिंग के फेस, तो हमारे वहाँ तक वुंड का पहला चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे एब्सिस, सिस्ट और हेमेटोमा और ट्यूमर। अब पढ़ेंगे हम एब्सिस, सिस्ट, हेमाटोमा और ट्यूमर। तो मेनली ये होते क्या है, ये अगर देखें तो एब्सिस, सिस्ट, हेमेटोमा और ट्यूमर होते क्या है। तो एब्सिस क्या होता है, पहले तो अगर देखें तो कि एब्सिस किसे बोलेंगे, तो हमारा शरीर है या फिर जानवर का शरीर है, उसके कोई असामान्य गुहा यानी कि उसके एबनॉर्मल जो कैविटी रहती है, यानी कि उसके शरीर में नहीं पाई जाती। उसके शरीर में नॉर्मल कैविटी जो मान लो, यानी कि जो ये आ गया अपना थोरेसिक कैविटी, एबनॉर्मल कैविटी, उसके बाद स्कॉटल कैविटी, वो जो कैविटी है नॉर्मल जो कैविटी है उसके अलावा अगर कहीं पे उसमें पस इकट्ठा हो रहा है, एबनॉर्मल कैविटी में पस इकट्ठा हो रहा है, यानी कि शरीर के अंदर कहीं पर असामान्य गुहा पर जो पस इकट्ठा हो रहा है उसको हम बोलेंगे एब्सिस। एब्सिस यानी कि शरीर के असामान्य गुहा में पस का इकट्ठा होना, और अगर सामान्य गुहा में पस का इकट्ठा हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम एम्पाइमा। वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इतना ही देखेंगे कि एब्सिस किसे कहेंगे। एब्सिस शरीर की असामान्य गुहा में पस का इकट्ठा होना है। अगर उसका एग्जाम्पल देखें तो नॉर्मल फोड़े फुंसी वगैरह जो होते हैं वो उसी का उदाहरण है, एब्सिस का ही उदाहरण है। जो फोड़े फुंसी वगैरह जो होते हैं वो एब्सिस का उदाहरण है। एब्सिस किसे बोलेंगे, शरीर की असामान्य गुहा में पस का इकट्ठा होना, और इसमें जो मेनली कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा पस। और इसको अगर छूकर महसूस करेंगे तो इसमें दर्द होगा, और इसकी जो छूकर हम देखेंगे तो सॉफ्ट रहेगा और फ्लक्चुएटेड रहेगा। फ्लक्चुएटेड यानी कि एक जगह, मतलब यहाँ पे छुआ तो यहाँ पर यूँ एकदम तरल जो पदार्थ टाइप रहेगा, तो यहाँ पर छुआ तो यूँ उसमें फ्लक्चुएट यानी कि लचीलापन रहेगा, उसमें लचीलापन रहेगा। क्लियर। और फिर अगर देखें तो शिष्ट, शिष्ट क्या रहेगी कि शरीर की ऐसी बंद गुहा जिसमें कोई तरल पदार्थ या फिर अर्धठोस पदार्थ उसमें आकर एकत्रित हो जाए, या फिर शरीर का ऐसा मतलब शरीर में बंद गुहा, वो चाहे नॉर्मल भी हो सकती है और एबनॉर्मल भी हो सकती है। वो नॉर्मल भी हो सकती है और मतलब सामान्य भी हो सकती है और असामान्य भी हो सकती है। ऐसी गुहा जिसमें या तो तरल या फिर अर्ध ठोस पदार्थ आकर उसमें इकट्ठा हो जाए उसको बोलेंगे हम सिस्ट। सिस्ट में फिर क्या होता है, इसमें जो कंपोनेंट है वो तरल या अर्ध ठोस पदार्थ रहता है और इसमें दर्द नहीं होता, इसमें दर्द नहीं होता। और इसका जो अगर देखें तो इसमें तरल पदार्थ है तो सॉफ्ट रहेगा और फ्लक्चुएटेड भी रहेगा। उसके बाद अगर देखा तो हिमेटोमा, हिमेटोमा में क्या होता है कि नॉर्मली जो किमाड़ में उंगली आ गई, किमाड़ में उंगली आ गई तो किमाड़ में उंगली आने पर जो ब्लड का क्लॉट जम जाता है उसको भी बोलते हैं हिमेटोमा। यानी कि शरीर के अंदर बंद गुहा में या फिर त्वचा के नीचे, शरीर के अंदर बंद गुहा में या फिर त्वचा के नीचे ब्लड क्लॉट का इकट्ठा होना ही हम बोलेंगे हिमेटोमा। इसमें क्या होता है कि ब्लड मेनली जो कंपोनेंट रहता है वो ब्लड क्लॉट ही रहेगा, मेनली जो कंपोनेंट रहता है वो ब्लड क्लॉट ही रहेगा। और इसमें दर्द अगर देखें तो दर्द स्टार्टिंग में इसमें होता है जब हमें जब चोट लगती है तभी दर्द होगा, उसके बाद वो कटर हो जाएगा, उसके बाद कोई दर्द नहीं होगा। और अगर ट्यूमर देखें तो ट्यूमर में क्या रहेगा कि एक कठोर गांठ रहती है। ट्यूमर में क्या होता है, कठोर गांठ रहती है। ये कैसे होता है, तो शरीर में अगर अनियमित कोशिका विभाजन हो जाए, शरीर में कोशिका विभाजन अनियमित रूप से एक ही जगह पर हो जाए, उसको बोलेंगे हम ट्यूमर। एक ही जगह पर अनियमित कोशिका विभाजन हो गया और गांठ बन गई, उसको बोलेंगे हम ट्यूमर। ट्यूमर किसे बोलते हैं, मेनली गांठ को ही बोलते हैं जहाँ पर अनियमित उसमें अनियंत्रित उसमें कोशिका विभाजन होता है। अगर उसको काटेंगे तो नॉर्मल उसमें ब्लड निकलेगा, यानी कि उसमें कोई भी उसका कंपोनेंट नहीं रहता, उसमें एक कठोर गांठ ही रहती है जो कि मेनली कोशिका से बनकर होती है। और अगर किसी का अगर बड़ा रूप देख ले, यानी कि अनियमित कोशिका विभाजन एक ही जगह पर होगा तो नॉर्मली उसको बोलेंगे ट्यूमर ही। और अगर वो अनियमित तो हो हुआ ही है और पूरे शरीर में अगर फैल गया तो उसको कैंसर भी कह सकते हैं। तो पहला देखा हमने एब्सिस, एब्सिस किसे बोलेंगे, असामान्य गुहा में, शरीर की असामान्य गुहा में पस का इकट्ठा होना एब्सिस कहेंगे। और अगर शरीर की सामान्य गुहा है उसमें अगर पस इकट्ठा हो गया है तो उसको बोलेंगे हम एम्पाइमा। सिस्ट किसे बोलेंगे, सिस्ट शरीर की बंद गुहा, चाहे वो सामान्य भी हो सकती है और असामान्य भी हो सकती है, उसमें तरल या अर्ध ठोस पदार्थ का इकट्ठा होना। हिमेटोमा शरीर में जो त्वचा के नीचे ब्लड क्लॉट का जमना। और ट्यूमर शरीर में या फिर कठोर गांठ रहती है जो
अनियमित कोशिका विभाजन से या फिर अनियंत्रित कोशिका विभाजन से बनती है। अब इनके हम नॉर्मली इसके पढ़ेंगे। पहला है, हम कर लेंगे इसमें विभाजन के हिसाब से, हम मतलब कंपैरिजन के तौर पर करेंगे ताकि ये याद जल्दी से रहे। एब्सिस, उसके बाद देखें तो सिस्ट, उसके बाद देखें हिमेटोमा, ये देखें तो ट्यूमर। कंपैरिजन के हिसाब से हम देखेंगे ताकि ये आज याद जल्दी से रहे। क्लियर? अगर परिभाषा देखें तो परिभाषा, एब्सिस की परिभाषा क्या है? शरीर के अंदर असामान्य गुहा में या फिर एबनॉर्मल कैविटी में रस का इकट्ठा होना। तो शरीर के अंदर असामान्य गुहा या फिर एबनॉर्मल कैविटी में पस का इकट्ठा होना। असामान्य गुहा यानी कि पहले से वो उपस्थित नहीं है, वो खुद बनाकर उसने खुद ने वो गुहा बनाई है। यानी कि जो फुंसी होती है, वह फुंसी, फोड़े फुंसी वगैरह होता है, तो वो हमारे शरीर पे पहले से ही वो कैविटी नहीं रहती, वो खुद बनाता है, उसको ही बोलेंगे हम एब्सिस। और अगर पहले से उपस्थित कैविटी है, पहले से उपस्थित कैविटी में अगर पस जम रहा है तो उसको बोलेंगे हम एम्पाइमा। क्लियर? अब देखेंगे हम सिस्ट। तो सिस्ट किसे कहते हैं? तो शरीर के अंदर बंद गुहा में यानी क्लोज कैविटी में तरल पदार्थ या फिर अर्धठोस पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलेंगे हम सिस्ट। वो चाहे जो गुहा है वो असामान्य भी हो सकती है और सामान्य भी हो सकती है, यानी कि वो खुद भी बना सकता है और पहले से भी मौजूद भी रह सकती है। तो शरीर की बंद गुहा यानी कि क्लोज्ड कैविटी में तरल या फिर अर्धठोस पदार्थ का इकट्ठा होना। उसके बाद देखिए हिमेटोमा। हिमेटोमा क्या रहेगा? तो शरीर के अंदर कोई बंद गुहा या फिर ब्लड के स्किन के नीचे ब्लड क्लॉट का जमना। तो शरीर के अंदर बंद गुहा या फिर स्किन के नीचे ब्लड क्लॉट का जमना। शरीर के अंदर बंद गुहा या फिर स्किन के नीचे ब्लड क्लॉट का जमना, उसको बोलेंगे हिमेटोमा। ट्यूमर कैसे बोलेंगे? तो शरीर में बनने वाली कठोर गांठ जो कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन से बनती है। तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन से शरीर में बनने वाली कठोर गांठ। क्लियर? तो एब्सिस किसे कहेंगे? शरीर के अंदर असामान्य गुहा में बनने मतलब पस का इकट्ठा होना। सिस्ट किसे कहेंगे? शरीर के अंदर गुहा में मतलब शरीर के अंदर बंद गुहा में तरल या अर्धठोस पदार्थ का इकट्ठा होना। उसके बाद हिमेटोमा, शरीर के अंदर बंद गुहा या फिर स्किन के नीचे ब्लड क्लॉट का जमना। उसके बाद ट्यूमर, अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण शरीर में बनने वाली कठोर गांठ, जिसे बोलेंगे हम ट्यूमर। क्लियर? और अगर शरीर के अंदर जो सामान्य गुहा में अगर पस जम रहा है तो उसको बोलेंगे एम्पाइना, वो पढ़ेंगे हम आगे। क्लियर? उसको बोलेंगे एम्पाइमा। और अवयव यानी कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट रहता है, तो इसके अंदर मेनली रहेगा पस, इसके अंदर तरल या फिर अर्धठोस पदार्थ, इसके अंदर मेनली क्या रहेगा? ब्लड क्लॉट रहेगा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा,
यानी कि इसके अंदर कोशिका ही है मेनली। इसको अगर उसको अगर उसका मतलब सिजेरियन करेंगे तो भी वो ब्लड ही निकलेगा, उसमें कुछ नहीं निकलेगा, यानी कि मेनली वो कोशिका ही है। पर उसमें कोशिका का ज़्यादा विभाजन हो गया है, कोशिका ज़्यादा बन रही है, उसके कारण वो बन रहा है। बाकी मेनली शरीर का ही पार्ट अगर देखें तो। इसके बाद दर्द, अगर एब्सेस जो रहता है उसमें दर्द होता है, यानी कि इसमें दर्द होता है, दर्द युक्त, और जो सिस्ट रहता है उसमें दर्द नहीं होता। और जो हीमेटोमा होता है उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा दर्द होता है, यानी कि हल्का दर्द होता है स्टार्टिंग में, फिर बाद में उसमें भी दर्द नहीं होता। तो हल्का दर्द वो भी कम होता है शुरुआत में, और इसमें भी दर्द नहीं होता। क्लियर? परिभाषा, अवयव, दर्द। उसके बाद अगर देखें तो शुगर महसूस करने पर कैसा रहेगा। शुगर महसूस करने पर, शुगर महसूस करेंगे तो कैसा रहेगा, तो ये होगा सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर पस भरा हुआ है, यानी लिक्विड भरा हुआ है, तो ये सॉफ्ट रहेगा, प्लस फ्लक्चुएटेड रहेगा, यानी कि उसमें लचीलापन रहेगा, फ्लक्चुएटेड रहेगा, फ्लक्चुएटेड ये फ्लक्चुएटेड रहेगा, और पॉइंटेड भी रहेगा, यानी कि एक उसका निश्चित उभार पाया जाएगा, तो ये रहेगा पॉइंटेड। उसके बाद अगर इसको देखें तो ये भी सॉफ्ट और फ्लक्चुएटेड ही रहेगा, सॉफ्ट प्लस फ्लक्चुएटेड। और इसकी अगर कोई सीधे देखे तो कोई मतलब उतने खास नहीं रहेगी, इसमें नॉर्मली स्टार्टिंग में चरचराहट की आवाज़ आएगी, क्योंकि उसके बाद ब्लड को जम गया, उसके बाद तो क्या ही उसमें रहेगा, तो चरचराहट की आवाज़। और इसमें कठोर गांठ महसूस होगी, कठोर, उसमें कठोर गांठ महसूस होगी। क्लियर? तो हमने इसको कंपेरेटिव के हिसाब से देखा। पहले अगर परिभाषा देखें, एब्सिस में शरीर के अंदर असामान्य गुहा में पस का जमना, शिस्ट का शरीर के अंदर बंद गुहा में तरल या अर्ध ठोस पदार्थ का जमना, हीमेटोमा में शरीर के अंदर या फिर स्किन के नीचे ब्लड क्लॉट का जमना, ट्यूमर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण बनने वाले शरीर में कठोर गांठ। और उसके बाद इसमें क्या क्या कंपोनेंट रहता है, यानी क्या अवयव रहता है, तो एब्सिस में पस, सिस्टम में अर्ध ठोस या तरल पदार्थ, हीमेटोमा में ब्लड क्लॉट रहता है, ट्यूमर में लगभग कुछ नहीं रहता। फिर अगर इसमें देखें तो कौन सी किसमें दर्द होता है, तो एब्सिस में दर्द रहेगा, सिस्टम में कोई दर्द नहीं रहता, हीमेटोमा में स्टार्टिंग में थोड़ा दर्द होता है, उसके बाद नहीं होता, उसके बाद ट्यूमर में भी कोई दर्द नहीं रहेगा। शुगर महसूस करने पर कैसा होगा, तो ये सॉफ्ट फ्लक्चुएटेड प्लस पॉइंटेड रहेगा, यानी कि सॉफ्ट कोमल रहेगा, फ्लक्चुएटेड यानी लचीलापन रहेगा, और पॉइंटेड यानी कि उसमें उभार दिखने को मिलेगा। और सिस्टम रहेगा वो सॉफ्ट और फ्लक्चुएटेड रहेगा, यानी कि कोमल और लचीलापन उसमें रहेगा। हीमेटोमा में चरचराहट की आवाज़ आएगी स्टार्टिंग में उसमें चरचराहट की आएगी, बाद में फिर वो कठोर हो जाएगा, और ट्यूमर देखे तो एक कठोर गांठ के रूप में उसमें महसूस होगा। क्लियर? अब हम देखेंगे कि एब्सिस क्या है और एम्पाइमा क्या है। अब देखेंगे एब्सिस क्या है और एम्पाइमा। एब्सिस तो क्या है कि शरीर में असामान्य गुहा में रस का इकट्ठा होना, बता लेंगे हम एब्सिस। तो एब्सिस क्या है, शरीर में असामान्य गुहा में रस का इकट्ठा होना। तो अगर एब्सिस देखे तो शरीर में असामान्य गुहा में रस का इकट्ठा न होना, और एम्पाइमा देखे तो शरीर में सामान्य गुहा में रस का इकट्ठा होना, यानी कि ये तो है असामान्य गुहा, यानी पहले से उपस्थित नहीं है, वो खुद अपनी गुहा बना रहा है। अब पहले से उपस्थित कौन सी है, तो स्कॉर्टल कैविटी, एब्नॉर्मल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, ये सब नॉर्मल है,
वो अगर उनमें अगर पानी भर जाए या फिर उसमें अगर तरल पदार्थ या फिर उसमें अगर पस भर जाए उसको बोलेंगे हम एम्पाइमा। शरीर में जो पहले से कैविटी पाई जाएगी उसमें पस भर जाएगा तो उसको बोलेंगे एम्पाइमा। और अगर असामान्य गुहा में अगर भर जाए तो उसको बोलेंगे हम पस। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे एब्सिस के प्रकार। एब्सिस किस प्रकार से हो सकता है। तो अब है एब्सिस के प्रकार। किस किस प्रकार का एब्सिस देखने को मिलता है। पहला है एब्सिस के प्रकार। अगर एब्सिस देखे तो फर्स्ट प्रकार है उसका पिस्चुल। एब्सिस का फर्स्ट प्रकार देखे तो पिस्चुल। पिस्चुल यानी कि छोटे आकार का एब्सिस रहता है। इसमें क्या रहता है कि जिसमें पस की मात्रा कम हो। छोटे आकार का एब्सिस जिसमें पस की मात्रा कम हो उसको बोलेंगे हम पिस्चुल। तो छोटे आकार का एब्सिस प्लस पस की मात्रा कम। पस की मात्रा कम यानी कि नॉर्मल अपने जो फुंसी होती है वही उसको हम बोलेंगे पिस्चुल। यानी कि छोटे आकार का एब्सिस जिसमें पस की मात्रा कम हो। उसके बाद इसका अगर ऑपोजिट ले ले यानी कि छोटे बड़े आकार का एब्सिस जिसमें पस की मात्रा ज़्यादा हो तो उसको बोलेंगे हम एर्गीसिला। उसको बोलेंगे हम एर्गिस्पेला। उसको बोलेंगे हम एर्गिस्पेला। एर्गिस्पेला किसे बोलेंगे। बड़े आकार का एब्सिस। बड़े आकार का एब्सिस प्लस पस की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो। पस की मात्रा ज़्यादा। पहला हमने लिया पिस्चुल। पिस्चुल में क्या रहेगा छोटा आकार का एब्सिस रहेगा प्लस उसमें पस की मात्रा ज़्यादा रहेगी। उसके बाद लिया एरिस्पेला। उसके बाद लिया हमने एरिस्पेला। तो एरिसिपेला सॉरी एरिसिपेला। एरिसिपेला क्लियर। उसके बाद लिया हमने एरिसिपेला। एरिसिपेला में क्या रहेगा कि बड़े आकार का एब्सिस रहेगा और इसमें पस की मात्रा भी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद देखें तो एक्ने। एक्ने यानी कि नॉर्मल जो कील मुहासे जो होते हैं वो रहता है। इसमें क्या रहता है कि सिबेसियस जो ग्लैंड रहती है उसका एब्सिस रहता है। सिबेसियस जो सीबम स्रावित करती है जो मेनली हमारे शरीर पर पाई जाती है जो सीबम स्रावित करती है उसको बोलेंगे सिबेसियस ग्लैंड। तो सिबेसियस ग्रंथि का एब्सिस जो सिबेसियस ग्रंथि ग्लैंड का जो एब्सिस रहता है उसको बोलेंगे हम एक्ने। उसके बाद अगर देखें तो बॉयल। बॉयल या फिर फरंकल। बॉयल या फिर फरंकल। बॉयल या फरंकल किसे करेंगे जब बाल तोड़ होती है। जब बाल तोड़ के कारण जब एब्सिस बनते हैं उसको बोलेंगे हम बॉयल या फरंकल। यानी कि हेयर फॉलिकल के चारों ओर जो बनने वाला एब्सिस रहता है उसको बोलेंगे हम बॉयल और फॉलिकल। जब बाल तोड़ जो होती है बाल तोड़ हुई तब जो एब्सिस बना उसको बोलेंगे हम बॉयल या फॉलिकल। यानी कि हेयर फॉलिकल 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 के चारों तरफ बनने वाली एब्सिस। हेयर फॉलिकल के जो चारों तरफ बनने वाली जो एब्सिस है उसको बोलेंगे हम बॉयल या फिर फरंकल। उसके बाद अगर देखें तो बॉयल एक्ने एरिस्पेला पिस्चुल। उसके बाद देखें तो सेलुलिटिस। सेल्यूलिटिस उसके बाद देखें तो सेलुलिटिस। सेलुलिटिस में क्या होता है कि त्वचा के नीचे एक बड़े हिस्से में पस का जमना। त्वचा के नीचे एक बड़े हिस्से में पस का जमना उसको बोलेंगे हम सेलुलिटिस। तो त्वचा के नीचे एक बड़े हिस्से में
पस का जमना, इसी को बोलेंगे हम सेलुलिटिस। तो सेलुलिटिस किसे बोलेंगे? त्वचा के नीचे एक बड़े हिस्से में पस का जमना। तो हमने एब्सिस के प्रकार देख रहे हैं। उसमें पहला है पिक्चुल। पिक्चुल छोटे आकार में एब्सिस रहेगा और पस की मात्रा कम रहेगी। उसके बाद रिस्पेला। रिस्पेला में बड़े आकार का एब्सिस रहेगा, उसमें पस की मात्रा ज़्यादा रहेगी। उसके बाद देखा हमने एक्ने। सिबेशियस जो ग्रंथि रहती है उसका जो एब्सिस रहता है, सिबेशियस ग्लैंड के में जो सीबम स्रावित करते हैं उसमें जो एब्सिस रहता है उसको बोलेंगे हम एक्ने। बॉयल या फरंकल, जो जब बाल तोड़ होती है तब जो एब्सिस रहता है उसको बोलेंगे, यानी कि जो हेयर फॉलिकल के चारों तरफ जो बनने वाला एब्सिस रहता है उसको बोलेंगे हम बॉयल या फिर फरंकल। उसके बाद सेलुलिटिस। सेलुलिटिस की होंगे त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे एक हिस्से में ज्यादा मात्रा में पस का जमना, उसको बोलेंगे हम सेलुलिटिस। उसके बाद हम लेंगे छठा, उसके बाद हम छठा लेंगे सैडल गॉल। उसके बाद लिया सैडल गॉल। तो सैडल किसे कहेंगे? कि जो घोड़े के ऊपर जो काठी रखते हैं, घोड़े के ऊपर जो सैडल लगते हैं यानी काठी रखते हैं, उसको ही बोलेंगे हम सैडल। ये यानी कि मान लो ये घोड़ा है, उसके ऊपर यहाँ पर जो बैठते हैं, यहाँ पर जो बैठते हैं मतलब जो बैठने वाला रहता है वहाँ पर एक लकड़ी का बना हुआ सैडल रखा जाता है। तो उसके कारण उसके जो फ्रिक्शन वहाँ पर उसका घर्षण होगा, उसके कारण जो एब्सिस बनेगा उसको ही बोलेंगे हम सैडल गॉल। तो सैडल गॉल किसे कहेंगे? काठी के कारण या फिर सैडल के कारण घोड़े की पीठ पर बनने वाला एब्सिस। तो हम लिखेंगे कि घोड़े की पीठ पर, घोड़े की पीठ पर सैडल या फिर काठी के घर्षण के कारण बनने वाला एब्सिस। तो घोड़े के पीठ पर काठी या सैडल के घर्षण के कारण जो बनने वाला जो एब्सिस रहेगा उसको बोलेंगे हम सैडल गॉल। उसके बाद लेंगे यॉक गॉल। सातवां है यॉक गॉल। यॉक गॉल, ये वो वाला यॉक नहीं है, YOL के नहीं, जो अंडे में पाया जाता है वो वाला यॉक नहीं है, ये है यॉक। यॉक यानी कि जुआ। जुआ यानी कि जुआ भी वो वाला नहीं, जुआ यानी कि जो जब हल जोतते तब जो बैलों के गर्दन पर जो लकड़ी रखी जाती है उसको बोलेंगे हम यॉक या फिर जुआ। तो यॉक किसे कहेंगे? जब हम खेती करते तब जो हल रखते, हल पे जो लकड़ी रहती है जो बैलों के गर्दन पर रखी जाती है उसी को बोलेंगे हम यॉक। यानी कि बुलक या फिर बफेलो की गर्दन पर जुए के कारण, जुए के घर्षण के कारण जो बनने वाला एब्सिस है उसको बोलेंगे हम यॉक गॉल। यॉक गॉल किसे बोलेंगे? एक तो बुलक या फिर बफेलो के गर्दन पर यॉक, यॉक यानी कि जुआ के घर्षण के कारण बनने वाला एब्सिस। तो यॉक गॉल किसे कहेंगे? बुलक या फिर बफेलो के गर्दन पर जो यॉक रहता है, जो लकड़ी का बना होता है, उसके घर्षण के कारण जो बनने वाला एब्सिस रहता है उसको बोलेंगे हम यॉक गॉल। उसके बाद हम एब्सिस पढ़ेंगे कि एब्सिस मेनली हॉट एब्सिस और कोल्ड एब्सिस। तो अगला पॉइंट है हमारा आठवां, हॉट एब्सिस। हॉट हॉट एब्सिस। हॉट एब्सिस क्या होता है कि ये जो एब्सिस रहते हैं मेनली अगर देखें तो इसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन पाया जाता है, यानी कि इसमें एक्यूट यानी कम, इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन, यानी कि इसमें कम समय के लिए सूजन देखने को मिलती है। अब कम समय के लिए सूजन रहेगी तो ये एकदम गर्म होगी और मतलब एक्यूट इन्फ्लामेशन हम पढ़ते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन कम समय के लिए होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन लंबे समय तक होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। जो हॉट एब्सिस रहता है इसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। तो क्या रहेगा कि इसमें तेजी से सूजन रहेगी। तो तेजी से सूजन आती है तो वो गर्म रहेगी, तेजी से सूजन आती है और कम समय के लिए रहती है।
तेजी से सूजन आएगी और कम समय के लिए सूजन रहती है और चुकर महसूस करने पर ये गर्म महसूस होता है, इसी को बोलेंगे हम हॉट एब्सिस। ये अगर मेनली देखें तो स्टेप्लो जो स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकस और स्टेप्टोकोकस के संक्रमण में होता है। क्लियर। तो हॉट एब्सिस किसे कहेंगे? यह एक सामान्यतः एक्यूट इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलता है। यह सामान्यतः एक्यूट इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी कि जो कम समय के लिए सूजन आती है, जो कम समय के सूजन आएगी, मतलब सूजन एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी कि कम समय के सूजन आएगी तो तेजी से सूजन आएगी और कम समय के लिए रहेगी। एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी कि जो सूजन आ रही है वो तेजी से आ रही है या फिर कम समय के लिए, इसको बोलेंगे हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आगे हम पढ़ेंगे। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो कि कोल्ड एब्सिस में देखने को मिलती है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या रहेगी? वो लंबे समय तक सूजन रहेगी और वो उसमें जो सूजन रहेगी वो धीमी धीमी उसमें हील होगी। तो इसमें लंबे समय तक मतलब सूजन तेजी से आती है, सूजन तेजी से आती है और तेजी से आएगी तो कम समय के लिए रहेगी, कम समय के लिए रहेगी और चुकर महसूस करने पर ये गर्म महसूस होता है। तो चुकर महसूस करने पर चुकर महसूस करने पर ये गर्म महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। और अगर देखें तो ये किस में होता है? तो स्टेप्लोफाइको मतलब स्टेप्लोफाइकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस के संक्रमण में होता है। तो ये जो होगा वो स्ट्रेप्टोकोकस के संक्रमण में और स्टेप्लोफाइकोकस के संक्रमण में, ये जो होगा वो होगा स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस के संक्रमण में। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन रहेगा वो होगा स्टेफाइलोकोकस और स्टेप्टोफाइलोकोकस के संक्रमण में ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। क्लियर। हॉट एब्सिस पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम कोल्ड एब्सिस। नवा पॉइंट है हमारा कोल्ड एब्सिस। कोल्ड एब्सिस, तो कोल्ड एब्सिस में क्या होता है कि इसमें ये सामान्य क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलता है, यानी कि लंबे समय तक जो सूजन रहती है उसमें ये देखने को मिलता है। सामान्यतः क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में देखने मिलता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि लंबे समय तक जो सूजन रहेगी। एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी कि जो कम समय के लिए सूजन रहेगी। अब लंबे समय तक सूजन रहेगी तो ये हिल भी मतलब धीमे धीमे आएगी और लंबे समय तक रहेगी। और अगर चुकर महसूस करेंगे तो ठंडा रहेगा और ये मेनली टीबी के संक्रमण में ऐसा होता है। तो सूजन धीमे धीमे आती है। अगर सूजन धीमे धीमे आई तो लंबे समय तक रहेगी, लंबे समय तक रहती है। और अगर शुगर महसूस करें तो शुगर महसूस करने पर कैसा महसूस होगा? तो ये होगा ठंडा महसूस होगा और ये मेनली होता है टीबी के संक्रमण पर। ये होता है टीबी के एक्यूट इन्फ्लेमेशन सॉरी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कब देखने मिलता है? जब टीबी का संक्रमण हो। अब हम देखेंगे कि एब्सिस का उपचार कैसे करना है।
अब हम देखेंगे कि एब्सिस का जो उपचार करना है वो कैसे करना है। तो अगला पॉइंट हमारा एब्सिस का उपचार। तो एब्सिस का उपचार कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें जो एब्सिस रहता है उसको कभी भी मतलब उसकी रॉ अवस्था यानी कि जब हमें उसका उपचार कब करें? तो जब वो मैच्योर हो जाए यानी कि जब वो पक जाए। नॉर्मली हम देखते हैं जब फोड़े फुंसे वगैरह होते तो जो पकने के बाद ही हम उसका उपचार करते हैं। जब उसको पक जाती है उसके बाद ही हम उसका उपचार करते हैं। जो अगर वो नॉर्मली उसका उपचार नहीं करेंगे तो हमें सबसे पहले जो एब्सिस है उसको तो पकाना है यानी कि उसको मैच्योर करना है एब्सिस को। सबसे पहले हम उसे अगर उसका उपचार करेंगे एब्सिस का तो उसको सबसे पहले पकाएंगे। पकाने के लिए क्या करेंगे? या तो उस पर आयोडीन ऑइंटमेंट लगाएंगे या फिर उसको हॉट फर्मेंटेशन देंगे यानी कि उसकी सिकाई करेंगे। एब्सिस को पकाने के लिए क्या करेंगे? तो पहले उसको आयोडीन ऑइंटमेंट से मतलब आयोडीन ऑइंटमेंट लगाएंगे उस पर या फिर उसकी सिकाई करेंगे, हॉट फर्मेंटेशन करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि उसके बाद जो एब्सिस रहेगा वो पॉइंटेड हो जाएगा यानी कि नुकीला हो जाएगा। नुकीला होने के बाद उसमें क्रिस क्रॉस चीरा लगाएंगे। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि वो एब्सिस का उपचार करना है। सबसे पहले तो उसको क्या करना है कि उसको पकाना है। तो सबसे पहले एब्सिस को पकाना या फिर मैच्योर करना है। सबसे पहले एब्सिस को पकाना है, फिर पकने के बाद क्या करेंगे हम? मतलब पकाने के लिए क्या करेंगे? पकाने के लिए आयोडीन ऑइंटमेंट आयोडीन ऑइंटमेंट या फिर हॉट फर्मेंटेशन हॉट फर्मेंटेशन यानी कि सिकाई करेंगे। एब्सिस को पकाने के लिए या तो आयोडीन ऑइंटमेंट लगाएंगे या फिर उसकी सिकाई करेंगे या फिर हॉट फर्मेंटेशन उसका करेंगे। फिर ये पकने के बाद क्या हो जाएगा? पकने के बाद ये नुकीला हो जाएगा यानी कि पॉइंटेड हो जाएगा। तो पकने के पश्चात नुकीला या पॉइंटेड हो जाएगा। क्लियर? पकने बाद नुकीला या फिर पॉइंटेड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? उसमें चीरा लगाएंगे। तो चीरा कैसे लगाएंगे? उसमें क्रिस क्रॉस उसमें चीरा लगाएंगे। किससे लगाएंगे? तो चाइनीज नाइफ और बिच्छुरी के द्वारा उसमें चीरा लगाएंगे। तो उसमें उसके बाद क्या करेंगे? उसमें चीरा लगाएंगे। तो एप्सिस पर क्रिस क्रॉस चीरा लगाएंगे। क्रिस क्रॉस यानी कि ये एप्सिस है तो इस पर यूँ क्रिस क्रॉस चीरा लगा लेना। अब क्रिस क्रॉस से क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर इसको यूँ चीरा लगाए यानी कि सीधा चीरा लगाए तो उसके जो साइड में है तो उसमें पस उसमें बच जाएगा। तो अगर पस बच गया तो वो वापस पस अगर बच गया तो फिर क्या होगा? वो वापस उसमें पस वापस जम जाएगा। तो उसमें ऐसे क्रिस क्रॉस चीरा लगाएंगे तो क्या होगा? उसमें टोटल पस निकल जाएगा। तो फिर वापस उसमें पस बनने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। तो उसमें क्या करना है कि हमें क्रिस क्रॉस चीरा लगाएंगे। क्रिस क्रॉस चीरा लगाने के हम क्या करेंगे? चाइनीज नाइफ और या बिच्छुरी चाइनीज नाइफ या फिर बिच्छुरी का उपकरण द्वारा चीरा लगाएंगे। तो हम जो चीरा लगाएंगे वो चाइनीज नाइफ या फिर बिच्छुरी द्वारा उस पर चीरा लगाएंगे। फिर अगर देखें तो कब तक मतलब उसको दबाना है या फिर पस को कब तक निकालना है? तो जब तक ब्लीडिंग शुरू ना हो जाए यानी कि पस को ब्लीडिंग शुरू होने तक बाहर निकालें। पस को ब्लीडिंग शुरू होने तक बाहर निकालें यानी कि जितना भी पस है टोटल पस को हमें बाहर निकाल देना है। कब तक निकालना? जब तक ब्लीडिंग शुरू ना हो जाए। ब्लीडिंग शुरू होगी तो क्या होगा? ब्लीडिंग शुरू होगी यानी कि उसमें जो पायोजेनिक मेम्ब्रेन है जो कि पस को बनाती है वो मेम्ब्रेन उसमें टूट चुकी है। अगर टूट चुकी है तो वापस उसमें पस नहीं बनेगा।
अगर मान लो हमें ब्लीडिंग होने तक हमें उस पस को नहीं निकाला तो वापस वो फिर पायोजेनिक मेम्ब्रेन वो खत्म नहीं हुई तो वापस उसमें पस बन जाएगा। तो यानी कि ब्लीडिंग शुरू होने तक क्यों करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, तो क्योंकि या फिर मतलब ही लिख दो, इसका मतलब क्या है, ब्लीडिंग शुरू होने तक तो पायोजेनिक जो उसमें पस बनने वाली जो मेम्ब्रेन है वो टूट जाएगी, तो पायोजेनिक मेम्ब्रेन टूट चुकी है। क्लियर। तो हमने अभी पढ़ा पस का एब्सिस का उपचार कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एब्सिस को पकाएंगे। पकाएंगे कैसे, तो पकाने के लिए आयोडीन ऑइंटमेंट या फिर हॉट फर्मेंटेशन करेंगे। उसके बाद फिर वो पकने के बाद वो नुकीली हो जाएगी। फिर उस पर एब्सिस पर क्रिस क्रॉस चीरा लगाएंगे। किसकी मदद से, तो साइनिस नाइफ या फिर बिच्छूरी की मदद से उस पर क्रिस क्रॉस चीरा लगाएंगे। उसके बाद पस को ब्लीडिंग शुरू होने तक बाहर निकालेंगे। पस को ब्लीडिंग शुरू होने तक बाहर निकालेंगे। क्यों, तो ब्लीडिंग शुरू होने तक क्यों बाहर निकालेंगे, यानी कि अगर हम माने तो पायोजेनिक मेम्ब्रेन टूट चुकी है और ब्लीडिंग शुरू हो गई तो उसका मतलब क्या है कि उसमें जो पायोजेनिक मेम्ब्रेन है वो टूट चुकी है। तो पायोजेनिक मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो वापस पस नहीं बनेगा। फिर उसका जो हम ड्रेसिंग करेंगे वो किस प्रकार करेंगे, उसके बाद ड्रेसिंग किस प्रकार करेंगे। तो हमें ड्रेसिंग करने के लिए बिस्मथ आइडोफार्म पैराफिन पेस्ट लेना है। तो ड्रेसिंग करने के लिए क्या करना है, बिस्मथ आइडोफार्म पैराफिन पेस्ट यानी कि BIPP बिस्मथ आइडोफार्म पैराफिन पेस्ट द्वारा उसकी ड्रेसिंग करनी है। से एंटीसेप्टिक असेप्टिक ड्रेसिंग करें। असेप्टिक यानी कि ड्रेसिंग करें, असेप्टिक यानी कि जिसमें कोई मतलब कोई भी संक्रमण ना हो उसको बोलेंगे असेप्टिक। तो बिस्मथ आइडोफार्म पैराफिन पेस्ट द्वारा उसमें असेप्टिक ड्रेसिंग करें। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा एब्सिस खत्म होता है। एब्सिस का उपचार करने के लिए क्या करना है, एब्सिस का उपचार करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एब्सिस को पकाना है। उसके लिए हमें आयोडीन ऑइंटमेंट या फिर हॉट फर्मेंटेशन करना है या फिर सिकाई करनी है। यानी कि उसके बाद क्या होगा कि जो एब्सिस रहेगा वो जो पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद वो एक पॉइंटेड हो जाएगा, पॉइंटेड यानी कि नुकीला हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एब्सिस को क्रिस क्रॉस शेप में काटना है। क्रिस क्रॉस शेप में काटने के लिए हम साइनिस नाइफ या फिर बिच्छूरी का उपयोग करेंगे। उसके बाद हमें पस को ब्लीडिंग होने तक हमें उसको बाहर निकालना। ब्लीडिंग होने तक का मतलब क्या है कि अगर ब्लीडिंग हो गई तो उसका मतलब है कि उसमें जो पायोजेनिक मेम्ब्रेन है वो टूट चुकी है, यानी कि आगे उसमें अब पस नहीं बनेगा। अब वो सब होने के बाद उसमें हम उसकी ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग करने के लिए हमें BIPP यानी कि बिस्मथ आइडोफार्म पैराफिन पेस्ट का हम उपयोग करेंगे और उसकी ड्रेसिंग कर देंगे। क्लियर। तो एब्सिस हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्ट के प्रकार, यानी कि सिस्ट कितने प्रकार के होती है। सेकंड हमारा सिस्ट के प्रकार। सिस्ट यानी कि किसी बंद गुहा में तरल या अर्ध ठोस का इकट्ठा होना हम बोलेंगे सिस्ट। तो अब सिस्ट का प्रकार, उसकी परिभाषा, सिस्ट का प्रकार, उसकी परिभाषा और कहाँ पर वो उसका उदाहरण कि कहाँ पर वो कैसा रहता है। क्लियर। तो हम पढ़ रहे आगे, लास्ट है हमारा सिस्ट के प्रकार। इसका सका हमारा ये लास्ट रहेगा सिस्ट के प्रकार। उसमें पहला ही पढ़ेंगे हम रिटेंशन सिस्ट। रिटेंशन सिस्ट। अब पहला ही अगर देखें तो रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब क्या होता है, रुकावट। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, रुकावट या फिर रुकावट। हम नॉर्मली पढ़ते हैं आरओपी। आरओपी यानी कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का रुक जाना। और यहाँ पर है रिटेंशन सिस्ट यानी कि रुकावट, यानी कि कोई अगर कोई स्थान है वहाँ पर रुकावट आ जाए उसको बोलेंगे हम रुकावट, रिटेंशन सिस्ट। यानी कि अगर देखें हम तो ये पर जो रुकावट रहती है वो बहिस्रावी जितनी भी ग्रंथि है वहाँ पर एक रुकावट आ जाती है जिसको बोलेंगे हम रिटेंशन सिस्ट। यानी कि मान लो ये लार ग्रंथि है, ये लार ग्रंथि है जहाँ से सलाइवा रिलीज होता है। फिर
तो ये सलाइवा जो रहेगा वो कहाँ तक जाएगा, मुंह तक जाएगा। सलाइवा लार ग्रंथि से रिलीज होकर मुंह तक जाता है, तो मुंह तक जा रहा है, तो इसके बीच अगर कोई रिटेंशन आ गया, इसके बीच में कोई रुकावट आ गई, उसको ही बोलेंगे हम रिटेंशन सिस्ट, इसको ही बोलेंगे हम रिटेंशन सिस्ट। तो रिटेंशन सिस्ट किसे बोलेंगे कि किसी में अगर रुकावट आ जाए, यानी कि बहिस्रावी जो ग्रंथियां है, जो बहिस्रावी ग्रंथियों में जो नलिकाएं रहती है, उनके बीच अगर जो सिस्ट बन गई, या सिस्ट जो उनके बीच जो बनने वाली सिस्ट है, उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो उसका मतलब जो स्त्राव है वो टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा, जो स्त्राव है वो टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए हम इसे रिटेंशन सिस्ट कहते हैं। तो रिटेंशन सिस्ट किसे कहेंगे कि बहिस्रावी जो ग्रंथियां उनकी नलिकाओं से बनने, उनके बहिस्रावी जो ग्रंथियां उनकी नलिकाओं के बीच बनने वाला जो सिस्ट रहेगा उनको ही रिटेंशन सिस्ट कहेंगे। और इसमें क्या रहेगा कि अगर रिटेंशन सिस्ट बन गया तो जो लार यहाँ से मुंह तक पहुंचनी थी वो नहीं पहुंची, ये रिटेंशन सिस्ट बन गया तो लार यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, यानी कि जो स्त्राव रहता है वो टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाता है। क्लियर। तो रिटेंशन सिस्ट किसे कहेंगे कि बहिस्रावियों में बनने वाले बहिस्रावी ग्रंथियों में बनने वाली रुकावट, या फिर बहिस्रावी ग्रंथियों में बनने वाली सिस्ट जो स्राव को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने नहीं देता है। क्लियर। तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो बहिस्रावी ग्रंथियों में बनने वाली सिस्ट जो स्राव को टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचने देता, यानी रिटेंशन सिस्ट किसी अगर नॉर्मली देख ले तो कोई नाला है, उसके बीच में पत्थर रख दिया और आगे पानी नहीं जा रहा, नाले के बीच में अगर कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया और पानी आगे नहीं जा रहा तो उसको हम रिटेंशन एक प्रकार से बोल सकते हैं। यानी कि अगर कोई चीज जा रही है उसके बीच में अगर रुकावट है उसको रिटेंशन बोलेंगे। तो बहिस्रावी ग्रंथियों में बनने वाली सिस्ट जो स्राव को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा जाने से रोकती है उसको बोलेंगे हम रिटेंशन सिस्ट। ये मेनली देखने को मिलती है सलाइवरी सिस्ट, यानी कि लार में देखने को मिलती है सलाइवरी सिस्ट। ये जो मेनली जो देखने मिलती है वो लार ग्रंथियों में देखने मिलती है, यानी कि सलाइवरी सिस्ट लार ग्रंथियों को मतलब लार को मुंह तक आने से रोकती है। इसमें मेनली अगर देखें तो रेनुला, तो रेनुला होता है क्या है, तो जो सबलिंगुअल जो लार ग्रंथि है उसमें डक्ट में बनने वाली जो सिस्ट है उसको बोलेंगे हम रेनुला। जो सबलिंगुअल लार ग्रंथि उसके डक्ट में बनने वाली सिस्ट है। सबलिंगुअल यानी सब यानी कि नीचे, लिंगुअल यानी कि जीभ, सब यानी कि नीचे, लिंगुअल यानी कि जीभ। तो सब लिंगुअल, सब का मतलब नीचे, लिंगुअल का मतलब जीभ, यानी कि जीभ के नीचे बनने वाली सिस्ट है। तो सब लिंगुअल लार ग्रंथि के डक्ट में बनने वाली सिस्ट। क्लियर। उसके बाद अगर सेकंड देखें तो डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड यानी कि डर्म यानी कि स्किन, यानी कि त्वचा, यानी जो त्वचा पर जो बनने वाली सिस्ट है उसको बोलेंगे हम डर्मोइड सिस्ट, यानी कि त्वचा पर बनने वाली सिस्ट। त्वचा पर सिस्ट बनेगी तो उसमें त्वचा पर क्या क्या पाई जाएगी, एक तो त्वचा पर बाल पाए जाएंगे, त्वचा पर बाल पाए जाएंगे, सिबेशियस ग्लैंड पाई जाएगी, यानी कि जो सिबम पाया जाएगा, जहाँ पर सिबम स्रावित होता है वो सिबेशियस ग्लैंड से स्रावित होगा। तो एक तो बाल, एक सिबम, और पसीना भी पाया जाएगा, और उसमें मृत कोशिका भी पाई जाएगी, यानी कि त्वचा पर बनने वाली सिस्ट जिसमें त्वचा पर बनने वाली सिस्ट जिसमें एक तो बाल, एक सीबम, पसीना
वह मृत कोशिकाएं उपस्थित हो, मृत कोशिकाएं हो। उस सिस्ट को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम डर्मोइड सिस्ट। और डर्मोइड सिस्ट अगर ज्यादातर देखें तो जो ऊँट का गर्दन रहता है उस पर ये ज्यादातर देखने को मिलती है। ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ऊँट की गर्दन पर ज्यादा देखने को मिलती है, ऊँट की गर्दन पर ज्यादा देखने को मिलती है। डर्मोइड सिस्टम क्या रहेगा कि त्वचा पर बनने वाली सिस्ट जिसमें बाल, सीबम और मृत कोशिकाएं उपस्थित हो, उसको हम बोलेंगे डर्मोइड सिस्ट। और ये ज्यादातर ऊँट की गर्दन पर देखने को मिलती है। उसके बाद देखें तो एनकैप्सुलेटेड सिस्ट, एनकैप्सुलेटेड सिस्ट। अनकैप्सुलेटेड सिस्ट यानी कि कोई हमारा जो कैप्सूल है, मेनली हम देखते हैं कैप्सूल है, उसके अंदर जो छोटे छोटे दाने के रूप में या पाउडर के रूप में जो उसमें मेडिसिन भरी जाती है, उसके ऊपर एक जो खोल रहता है। उसी प्रकार परजीवी के ऊपर एक सिस्ट पाई जाती है, यानी कि परजीवी जो रहता है या फिर परजीवी जनित जो रोग होते हैं उसके ऊपर जो बनने वाली जो सिस्ट है उसी को बोल रहे हैं हम एनकैप्सुलेटेड सिस्ट। एनकैप्सुलेटेड यानी परजीवी के चारों ओर बनने वाली सिस्ट। यानी कि ऐसे ये मान लो ये परजीवी है तो इसके चारों ओर ये सिस्ट बन रही है, तो परजीवी के चारों ओर बनने वाली सिस्ट। या फिर ऐसे लिखो तो परजीवी जनित रोगों में बनने वाली सिस्ट। परजनित जीवित रोगों में बनने वाली सिस्ट या फिर परजीवी के चारों ओर बनने वाली सिस्ट, उसको बोलेंगे हम एनकैप्सुलेटेड सिस्ट। और ये मेनली देखे तो ये हाइड्रेटेड सिस्ट में आता है, हाइड्रेटेड सिस्ट। और दूसरा जो रहता है वो गिड बीमारी में देखने को मिलता है। दूसरा जो रहता है वो गिड बीमारी में, गिड बीमारी जो होती है मेनली बेड़ों में, गिड बीमारी मेनली बेड़ों में होती है। और इसमें क्या रहता है कि जो इसमें जो रहता है जो सेलोबेरिस में ये बीमारी संक्रमण करेगी, जिससे बेड़ चारों तरफ चक्कर काटेगी, यानी कि सीधा उसके बेड़ के मस्तिष्क पर ये असर करेगा। जो परजीवी जो रहते हैं वो बेड़ के मस्तिष्क पर असर करेगा, तो जो बेड़ रहती है वो उसके खूंटे के चारों तरफ उसमें चक्कर लगाती है, जिसको बोलेंगे हम गिड बीमारी। यानी कि जो कॉर्न्यूरस सेरेबेलिस, उसका जो कॉर्न्यूरस सेरेबेलिस उसका जो भाग है वो है कॉर्न्यूरस सेरेबेलिस। यानी कि जो सेरेब्रम रहता है उस पर ये सीधा इस पर अटैक करता है। तो क्या रहता है, सेरेब्रम क्या रहता है कि वो संतुलन बनाने का काम करता है, तो उस पर अटैक करेगा तो जो बेड रहेगी उसमें संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए चारों तरफ वो खूंटे के चारों तरफ उसमें चक्कर लगाएगी। क्लियर। तो अब हम पढ़ रहे हैं सिस्ट के प्रकार। सिस्ट के प्रकार में पहला हमने पढ़ा रिटेंशन सिस्ट। रिटेंशन का मतलब रुकावट। अगर कोई बहिस्रावी ग्रंथियों के बीच में बनने वाली सिस्ट, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियों के, अब ये ग्रंथि है इसके बीच में ये सिस्ट बन रही है, तो जो लार है वो मुंह तक नहीं पहुंच पा रही, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियों के बीच बनने वाली सिस्ट जो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने से रोकती है। और स्राव को अगर देखें तो ये मेनली सलाइवरी सिस्टम में देखने को मिलती है। सलाइवरी सिस्टम में भी रेनुला सबलिंगुअल ग्लास ग्रंथि के दर्द के नीचे बनती है। सबलिंगुअल यानी कि जिभ के नीचे सिस्ट पाई जाती है। फिर देखें तो डर्मोइड सिस्ट यानी कि त्वचा में बनने वाली जो सिस्ट रहती है उसको डर्मोइड सिस्ट कहते हैं, जिसके अंदर बाल, सीबम, पसीना और मृत कोशिकाएं भी शामिल रहती है। ये मेनली देखें तो ऊँट की गर्दन पर ज्यादा को देखने को मिलती है। उसके बाद देखें तो एनकैप्सुलेटेड सिस्ट यानी कि परजीवी के चारों तरफ बनने वाली सिस्ट या फिर परजनित रोगों में बनने वाली सिस्ट। उसमें देखें तो हाइड्रेटेड सिस्ट। और दूसरा देखें तो गिड बीमारी में, जो गिड बीमारी जो रहती है बेड में होती है, उसमें जो रहती है वो कैनाबेरिस सेरेबेलिस से होती है। क्लियर। अब हम देखेंगे लास्ट एक्सुडेटेड सिस्ट। लास्ट है हमारा, लास्ट बाकी हम आगे पढ़ेंगे पर आज का ये लास्ट है।
तो चौथा है एक्सुडेटेड सिस्ट, एक्सुडेशन सिस्ट क्लियर। एक्सुडेशन सिस्ट यानी कि कोई शरीर की गुहा है, उसके अंदर बंद गुहा में पानी ज्यादा मात्रा में पानी का एकत्र हो जाना या फिर तरल पदार्थ का एकत्र हो जाना, उसको बोलेंगे हम एक्सुडेशन सिस्ट, या फिर उसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं एडिमा। क्लियर। तो शरीर के बंद गुहा में ज्यादा मात्रा में पानी या फिर तरल पदार्थ का इकट्ठा होना, और इसको या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, एडिमा भी बोल सकते हैं, इसको एडिमा भी बोल सकते हैं। तो एक्सुडेशन सिस्ट किसे कहेंगे? शरीर में जो बंद गुहा रहती है उसमें शरीर की जो नॉर्मल जो कैविटी रहती है उसमें ज्यादा मात्रा में पानी या फिर कोई तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाए, उसको बोलेंगे हम एक्सुडेशन सिस्ट। नॉर्मली ये मतलब एडिमा ही मान लो, यानी कि अगर कहीं पर पानी ज्यादा मात्रा में मिल जाए तो उसको बोलेंगे एडिमा। एडिमा में पहला यह है तो हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल यानी कि वृषणों में पानी भरना, वृषण कोश में पानी भरना। पहला अगर देखें तो हाइड्रो यानी कि पानी, सील यानी कि वृषण कोश में, वृषण कोश में पानी कहाँ भर रहा है तो वृषण कोश में, वृषण कोश में पानी भर रहा है तो हाइड्रो यानी कि पानी, सील यानी कि वृषण कोश, तो वृषण कोश में पानी भर रहा है तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रोसील। फिर देखें तो हाइड्रोथोरैक्स तो हाइड्रो यानी पानी कहाँ भर रहा है तो थोरैक्स कैविटी में, तो थोरैक्स कैविटी में पानी भरना, थोरैक्स कैविटी में पानी कहाँ भर रहा है तो वो भर रहा है थोरैक्स कैविटी में, यानी कि वक्ष गुहा, थोरैक्स कैविटी यानी कि वक्ष गुहा, वक्ष गुहा में पानी भरना। फिर दूसरा देखें तो हाइड्रोसिफेलिस, हाइड्रोसिफेलिस। इसके बाद देखो तो एसाइटिस, उसके बाद देखें तो एसाइटिस। फिर एब्डोमिनल सिस्ट, एब्डोमिनल सिस्ट। क्लियर। तो हमारे ये लास्ट आज की सिस्ट का एक्सुडेशन सिस्ट, यानी कि शरीर के किसी बंद गुहा में या फिर शरीर की जो कैविटी रहती है उसमें तरल या फिर पानी का जमना, उसको बोलेंगे हम, या ज्यादा मात्रा में पानी का इकट्ठा होना, उसको बोलेंगे हम एक्सुडेशन सिस्ट। इसको हम नॉर्मल देगा तो एडिमा भी बोल सकते हैं। हाइड्रोस यानी कि पानी, सील यानी वृषण कोश में पानी का भरना, हाइड्रोथोरैक्स यानी थोरैक्स कैविटी में पानी का भरना, फिर हाइड्रोसिफेलिस यानी कि मस्तिष्क में पानी का भरना, यहाँ पर लिख दो ब्रेन में पानी का भरना, ब्रेन में पानी का भरना। फिर एसाइटिस और एब्डोमिनल सिस्ट यानी कि उदर गुहा में पानी का भरना। क्लियर। तो यहाँ पर हम लास्ट यहीं पर पढ़ेंगे। थैंक यू।